अब देखिए 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम लाया गया। 1947 ईस्वी का जो अधिनियम था, इस अधिनियम में कहा गया अच्छा ये पारित हुआ था जी 18 जुलाई 1947 को। इसमें कहा गया कि भारत 15 अगस्त 1947 को 2 स्वतंत्र राज्यों में बंटेगा। अच्छा 18 जुलाई को पारित हुआ, अधिनियम बनता है 18 जुलाई को, लेकिन एक महीने बाद 15 अगस्त 1947 को भारत 2 भागों में बंटेगा। एक भाग होगा इंडिया और एक भाग होगा पाकिस्तान। लेकिन ये जो भारत बंटेगा, क्या पूरे भारत बंटेगा? नहीं। जिस क्षेत्रों में ब्रिटिश रहते थे वह क्षेत्र 2 भागों में बंटेगा। कहने का मतलब ये कुछ एरिया में यहाँ देसी रियासत है, ये देसी रियासत है, ये देसी रियासत, जहां जहां देसी रियासत है 562 जो देसी रियासत है वो नहीं बटेगा। बटेगा सिर्फ ब्रिटिश भारत। अब हुआ ये कि भाई ब्रिटिश भारत बटेगा, देसी रियासत नहीं बटेगा। तो इसी में कहा गया ये ब्रिटिश भारत बंट रहा है 2 भाग में। ब्रिटिश भारत, ये ब्रिटिश भारत 2 भागों में बंट रहा है। इसी में कहा गया देसी रियासत अगर चाहें तो वह भारत में मिले या पाकिस्तान में मिले या स्वतंत्र रहने का प्रयास करें या स्वतंत्र रहें। यानी कि ये निर्णय लेने के लिए देसी रियासत को स्वतंत्र छोड़ दिया गया। भाई तुम स्वतंत्र हो, जहां चाहे तहां मिलो या स्वतंत्र रहो तो रहो, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो अपने क्षेत्र बांट रहे हैं। अब यहां से शुरू होता है देसी रियासतों के विलय। अब भारतीय जो नेता थे, भारतीय नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, बीपी मेनन, महात्मा गांधी, ये सब जो नेता हुआ करते थे। अच्छा महात्मा गांधी तो कहते थे कि विभाजन ही नहीं होगा, लेकिन बाद में मान गए। तो ये जितने भी नेता थे इनको लगा कि भाई बीच बीच में देसी रियासत है तो ये तो बड़ी समस्या करेगा। तो बीच बीच में जब देसी रियासत बड़ी समस्या करेगा तो भारत की प्रादेशिक अखंडता एक चुनौती बनेगा। यानी कि ये प्रादेशिक अखंडता कहने का मतलब ये जो अलग अलग दिख रहा है ये तो खंडित दिखेगा। ये तो भारत में समस्या है, बीच में है। अगर कोई व्यापार कर रहा है तो यहाँ आने के बाद अगर यहाँ से कोई आ रहा है, इधर आ रहा है, तो यहाँ देसी रियासत है, अपना नियम कानून होगा। यहाँ नियम कानून अलग होगा तो यहाँ कुछ पासपोर्ट वीजा वगैरह दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ आएगा तो यहाँ दिखाना, यहाँ से आएगा तो यहाँ दिखाना पड़ेगा। यानी कि प्रशासनिक समस्या उत्पन्न होती, प्रशासनिक समस्या उत्पन्न होती। शासन चलाने में समस्या आती। ये खंडित भारत दिखता, खंडित भारत दिखता। यहाँ के राजा विलासितापूर्ण जीवन जीते थे, जनसंख्या आंदोलन करती, उस पर अत्याचार होता, उस पर अत्याचार होता जनसंख्या पर। भारत की सुरक्षा की चुनौती थी कि अगर कोई इधर से डकैती डाल के भाग जाएगा देसी रियासत में, कहां पकड़ेंगे? जैसे यहाँ है कोई अपराध करके भाग जाता है नेपाल, अब पुलिस भारत में खोजते रहती, इधर जाता ही नहीं है लोग। तो चौथा जो है भारत की सुरक्षा की चुनौती थी, प्रशासनिक समस्या आती, भारत खंडित दिखता, अत्याचार लोगों में होता, राजा अत्याचार करता,
तो भारतीयों को सहन नहीं होता। सुरक्षा की चुनौती थी। इन सब चुनौतियों को देखते हुए मतलब भारतीय नेता सोचे कि क्यों न हम लोग देसी रियासत को मिला लें। तो यहाँ पर एक सवाल हो जाएगा कि देसी रियासतों को मिलाने का क्या कारण था, स्पष्ट करें। देसी रियासत को भारतीय जो पटेल थे जो देसी रियासत को मिला रहे थे, तो क्यों मिलाए, क्या कारण था, मिलाने का कारण ये लिख लेंगे। प्रशासनिक समस्या उत्पन्न होती, खंडित भारत दिखता, अखंडता चुनौती में पड़ता, अत्याचार होता। किस पर अत्याचार होता, जनता पर अत्याचार होता, सुरक्षा की चुनौती उत्पन्न होती। इन सब को देखते हुए कि भाई 15 अगस्त 1947 को आजाद हो जाएगा, क्यों न इससे पहले ही इसको मिला लिया जाए। तो मिलाने के लिए इसी बीच देसी रियासत विभाग बनाया गया। क्या बनाया गया, देसी रियासत विभाग बनाया गया। और यह देसी रियासत विभाग का अध्यक्ष बना, देसी रियासत विभाग का अध्यक्ष बनते हैं पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उपाध्यक्ष बोल रहे हैं, सचिव बनते हैं बीपी मेनन। ये दोनों सेना लेकर निकल पड़ते हैं मिलाने। अब सेना लेकर निकलते हैं मिलाने, तो एक हाथ में गांजर एक हाथ में लाठी लेकर निकलते हैं। राजा के पास जाते हैं, कहते हैं राजा साहब गांजर खाइएगा कि लाठी। कहने का मतलब है कि सेना भी लेकर जाते थे और पैसा भी लेकर जाते थे। देसी राजाओं के पास जाते थे, कहते थे भाई मिलोगे, भारत में अगर मिल जाते हो, तो यहाँ देखिए पटेल की भूमिका को देखिएगा। यहाँ पे पटेल जाकर बोलते थे भाई अगर भारत में मिल जाते हो तो तुमको पेंशन भी देंगे, पैसा देंगे जी, मिल जाओ पैसा देंगे, मिलो पैसा देंगे, लो पैसा, पेंशन देंगे, 10 लाख 5 लाख सालाना दे देंगे, 1 साल में देंगे। तुम अपने महल में रहना, बाकी सब क्षेत्र दे दो हमको, पैसा ले लेना। इसको बोलते थे हम लोग प्रीवी पर्स, पेंशन दे देंगे। कहा कि चलो ठीक है, कितना देसी रियासत पेंशन पाकर मिल गया। कहते थे सरदार पटेल कि तुम्हारी जो सेना है, सेना बर्बाद नहीं होगी, वह सेना भारतीय सेना में शामिल होगी। यानी सेनाओं को बरकरार रखने का मतलब आश्वासन दिया। कौन, पटेल। किसी राजा बड़ा मतलब दूसरे टाइप के थे, भारत में नहीं मिलना चाहते थे। कहते ना हम कहीं मिले, हम तो स्वतंत्र रहेंगे जी, हम मिलके अपने अस्तित्व को क्यों बर्बाद करें, क्यों समाप्त करें। पटेल कहेंगे देखो बबुआ, अगर नहीं मिलोगे जनता आंदोलन कर देगी, अब बाद में भाग कर आओगे मदद मांगने, तो मदद नहीं करेंगे, भारत सहायता नहीं करेगी। अगर तुम्हारे क्षेत्र में आंदोलन होता है तो भारत मदद नहीं करेगा। राजा ने सोचा सही बात है जी, कहीं आंदोलन हो जाएगा भारत मदद नहीं करेगा, तो गड़बड़ सड़बड़, चलो हम भी मिल जाते हैं। इस आधार पर भी पटेल मिला लिया। कुछ राजा ऐसे भी थे जो मानते ही नहीं थे, तो पटेल डरवाने लगा, धमकाने लगा कि देख राजा, अगर तू नहीं मिलेगा, अभी तो नहीं मिल रहा है, लेकिन बाद में कहीं तुम्हारा मन बदल गया तब कि भारत में मिले, अभी मन नहीं कर रहा है, लेकिन बाद में तुम्हारा मन अगर करता है मिलने को,
तो आजादी के बाद मिलना बहुत कठिन हो जाएगा। हमार मन बा अभी मिलायक बा, मिला लेत बानी, बाद में ना मिलाएं। तो ऐसे बोला पटेल, भोजपुरी नहीं बोलते थे पटेल, ठीक है ना, ऐसे हम समझाने के लिए बोल रहे हैं। तो आजादी के बाद, आजादी के बाद विलय क्या होगा, विलय कठिन होगा। इन सब प्रयासों के बाद देखो तो ये पटेल की भूमिका है, कह देगा पटेल की भूमिका को दर्शाए। देशी रियासतों को मिलाने में पटेल की क्या भूमिका थी, क्वेश्चन कर देगा, पटेल की भूमिका को दर्शाए। इन सब को मतलब ये सब भूमिका के बाद पटेल जो है ये खंडित भारत दिख रहा था, ये खंडित भारत दिख रहा था, ये सबको बेचारा मिला लिया। यहां पर हैदराबाद बच गया, जूनागढ़ बच गया और जम्मू कश्मीर, बाकी सबको कहां मिलने के लिए राजी कर दिया, भारतीय क्षेत्रों में मिलने के लिए राजी कर दिया कि भारतीय क्षेत्र में मिलना है। अच्छा, जो खंडित भारत दिख रहा था उसको एक करने का काम कौन किया, तो पटेल। पटेल के साथ में बीपी मेनन थे। तो ये जो बीपी मेनन थे, तो बीपी मेनन का भी नाम आता है भूमिका में कि भारत में एकीकरण करने का श्रेय किसे दिया जाएगा, तो पटेल और बीपी मेनन को। लेकिन इसमें पटेल की और ज्यादा भूमिका थी। तो भारत में एकीकरण किया, तो भारत में एकीकरण का जनक किसे कहते हैं, भारत में एकीकरण का जनक कौन है, तो पटेल हैं, सरदार पटेल। जिस तरह से जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया, जर्मनी को मिलाकर एक, जर्मनी जो था अलग अलग खंडों में बिखरा हुआ था, जर्मनी को मिलाकर एक बिस्मार्क करता है, उसी तरह का काम भारत में कौन करता है, पटेल। अतः पटेल को भारत का क्या कह देते हैं, भारत का बिस्मार्क भी कह देते हैं। भारत राजा के पास, भारत बोलना सॉरी, वो पटेल राजा के पास जाते थे, कहते थे मिलना है तो मिले, मिलना है तो मिलना है, डटे रहते थे, लोहा की तरह मजबूत रहते थे। अतः इसे कहा गया लौह पुरुष भी। किसे, तो पटेल को लौह पुरुष, लौह पुरुष कहा गया। ये सब पटेल की भूमिका हो गई। तो यहां कह देगा भारत में एकीकरण का जनक कौन, पटेल। भारत का बिस्मार्क कौन, पटेल। लौह पुरुष इसे कहते हैं, पटेल। एकीकरण करने में पटेल की क्या भूमिका थी, तो ये वाला लिखेंगे कि ये किया, पेंशन दिया, भारतीय सेना में शामिल करने का आश्वासन दिया, आंदोलन होगा तो नहीं मिलाया जाएगा, ऐसे सब मतलब बोला। भारत में एकीकरण का जनक पटेल को मानते हैं, पटेल ने एकीकरण किया। क्या यह बात तार्किक है, स्पष्ट करें, ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो पटेल की भूमिका के बाद, लेकिन भारत के 3 ऐसे देशी राजा थे जो चाहते थे नहीं मिले, चाहते थे नहीं मिले। यहां पर हैदराबाद में आसफ जाही वंश का राजा हुआ करता था उस्मान अली खान। यहां बाबी वंश का राजा होता था महावत खां तृतीय, डोंगरा वंश का राजा हरि सिंह। ये तीनों कहें कि नहीं, हम नहीं मिलेंगे भारत में, हम स्वतंत्र रहने का प्रयास करेंगे, मतलब स्वतंत्र रहेंगे। अब इसको मिलाएंगे तो कैसे मिलाएंगे, 3 बचा हुआ है, ये भी 3 भारत की एकता और अखंडता को चुनौती दे रहा है, इसको भी तो मिलाना था। तो इसको कैसे मिलाएंगे, इसको अभी चर्चा करते हैं। ये थोड़ा मिटा दें। तो पटेल के भूमिका तो हम लोग देख लिए थे। तो पटेल की भूमिका के बाद जो है ये 3 देशी रियासत बच गए थे। यहाँ था
जम्मू कश्मीर देशी रियासत, यहाँ था हैदराबाद देशी रियासत, और यहाँ था जूनागढ़ देशी रियासत। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जूनागढ़ के बारे में। ये जो जूनागढ़ है तटवर्ती एरिया है। यहाँ पर 1654 ईस्वी में मोहम्मद शेर खां के द्वारा एक नया वंश बनाया गया था जिसका नाम था बाबी वंश। कौन वंश? बाबी वंश। बाबी वंश का शासन था जूनागढ़ में। बाबी वंश के संस्थापक था शेर खां। इसका अंतिम राजा था जब भारत स्वतंत्र हो रहा था, भारत पर विलय हो रहा था, तो इस समय बाबी वंश का जो राजा था, यहाँ का अंतिम राजा मोहम्मद महावत खां तृतीय। ये मोहम्मद महावत खां तृतीय जो हैं भारत में नहीं मिलना चाहते थे, लेकिन अधिकांश जनता जूनागढ़ की मिलना चाहते थे भारत में। तो भारत में मिलना चाहती थी जनता, लेकिन मोहम्मद महावत खां कहता नहीं मिलेंगे। जनता ने आंदोलन कर दिया। अब जनता ने जब आंदोलन कर दिया तो यह भाग कर चला गया पाकिस्तान, महावत खां तृतीय। तो यहाँ पर जनता के द्वारा जनमत संग्रह कराया गया। जनमत संग्रह कराया गया और यह जनमत संग्रह के आधार पर मिल गया 20 फरवरी 1948 को। तो यह 20 फरवरी 1948 को जूनागढ़ मिलता है। किस आधार पर? तो जनमत संग्रह के आधार पर। हैदराबाद की अगर हम लोग बात करें तो ये जो हैदराबाद था मुगल काल में एक प्रांत हुआ करता था, और मुगल काल में प्रांतों को सूबा कहते थे, सूबा के मालिक को सूबेदार कहते थे। औरंगजेब हैदराबाद का सूबेदार नियुक्त किया था चिनकिलीज खां को। किसको? चिनकिलीज खां। इसी को बोलते हैं निजाम उल मुल्क। निजाम उल मुल्क। ये चिनकिलीज खां जो हैं, यह औरंगजेब की मृत्यु के बाद अयोग्य शासक जब आते हैं मुगलों में, तो 1724 के आसपास 1724 के आसपास हैदराबाद को स्वतंत्र कर देते हैं। 1824 में स्वतंत्र हो जाता है हैदराबाद, और यहाँ पर एक वंश की स्थापना करता है जिसका नाम है आसफ जाही वंश। और यहाँ का अंतिम राजा होता है उस्मान अली खां। उस्मान अली खां। ये उस्मान अली खां कहता है कि हम नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ की हैदराबाद की जनता किसान आंदोलन कर देते हैं और उस्मान अली खां अपने सैनिकों को भेज देते हैं। अच्छा, हैदराबाद के सैनिक जो थे ना, सैनिक को बोलते थे, ये जो सैनिक थे इसको बोलते थे रजाकार। हैदराबाद के सैनिक कौन था? रजाकार। हैदराबाद के जो सैनिक थे रजाकार थे, अत्याचार किए जनता पर। जब अत्याचार किए जनता पर तो भारतीय सेना देख नहीं पाई, भारत के नेता देख नहीं पाए, और सेना भेज दिया कहाँ पे? हैदराबाद पे। और सेना के द्वारा ऑपरेशन पोलो चलाया गया। ऑपरेशन कौन सी? पोलो।
ऑपरेशन पोलो चलाया गया और नवंबर 1948 ईस्वी में हैदराबाद को मिला लिया गया। तो क्वेश्चन कर देगा हैदराबाद को भारत में मिलाया गया नवंबर 1948 में, तो किस आधार पर? तो सैन्य कार्यवाही के आधार पर, सैन्य कार्यवाही के आधार पर। अब आते हैं जम्मू कश्मीर। ये जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में डोगरा वंश का शासन था, डोगरा वंश का शासन था। डोगरा वंश का राजा था हरि सिंह। हरि सिंह एक हिंदू राजा था, लेकिन यहाँ की जनता अधिकांशतः मुसलमान थी। ये जो जनता थी यह पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। हरि सिंह कहता था हम स्वतंत्र रहेंगे। जनता कहाँ मिलना चाहती थी? पाकिस्तान में। भारत चाहता था हम पे मिले, पाकिस्तान चाहता था हमसे मिले, लेकिन पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के बीच कुछ कनेक्शन था। ऐसे कहा जाता है, ऐसे मजाक में कह दिया जाता है कि जम्मू कश्मीर एक ऐसी लड़की थी जो पाकिस्तान से तो प्रेम की थी, लेकिन शादी हुआ कहाँ से? भारत से। जनता मिलना चाहती थी पाकिस्तान में। हरि सिंह कहता था स्वतंत्र रहेंगे। इसी दौरान पाकिस्तानी कबीलाइयों के द्वारा आक्रमण हो जाता है जम्मू कश्मीर में। 20 अक्टूबर 1947 को, और 20 अक्टूबर 1947 ईस्वी को पाकिस्तान के कबीलाइयों द्वारा आक्रमण हो जाता है। तो हरि सिंह भागे भागे आता है दिल्ली और मदद मांगता है, और मदद मांगता है तो नेता जो हैं यहाँ के कहते हैं कि भारत में मिलोगे तब तो मदद करेंगे। 26 अक्टूबर 1947 को, 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करता है। क्या? तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करता है, और विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद मिल जाता है। तो जम्मू कश्मीर को किस आधार पर मिला है? तो विलय पत्र के आधार पर हस्ताक्षर कराकर। तो इस तरह भारत बनता है, अखंड भारत बनता है। जम्मू कश्मीर में शामिल हो गया। 20 अक्टूबर 1947 को हैदराबाद हो गया और जूनागढ़ हो गया। तो भारत के जितने भी क्षेत्र थे, इन सभी क्षेत्रों को मिलाकर एक देश बनाया गया, और इसको बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था पटेल। तो ये रहा हम लोग को देशी रियासतों का विलय कैसे कैसे हुआ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल आयुष एकेडमी जीके जीएस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और दोस्तों में भी इसको शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। धन्यवाद।